नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन क्या होता है ये पढ़ लिए। अब इस सेक्शंस ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 25 क्या बोलता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि जो सेक्शन 25 है वो बोलता है कि जो कंसिडरेशन है आपका, है ना, उसमें क्या होता है। ऑफर किसी ने दिया, कोई व्यक्ति ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, एक व्यक्ति आपको ऑफर दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बीच में बराबर जो कंसिडरेशन है वो नहीं हुआ, तो यह जो एग्रीमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच वो क्या होगा, बराबर शून्य होगा। लेकिन ये कौन बोलता है, सेक्शन 25। और सेक्शन 2D भी इसको डील करता है। कौन सा, सेक्शन 2D। सेक्शन 2D बोलता है कि दोनों के बीच करार हो रहा है तो दोनों को इसके बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, इसकी बात करता है ना। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बिना कंसीडरेशन के ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, नोट करो, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बनती हैं। पिछले चैप्टर में आपको ने पढ़ाया था कि क्या क्या चाहिए कि कंसीडरेशन वैलिड हो, है ना। तो इसमें यही बोल दिया गया था, कंसिडरेशन मस्ट मूव द डिजायर ऑफ परमिशन। जो व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसकी इच्छा पे कंसिडरेशन डिपेंड करेगा, अगर ऐसा नहीं होता तो यह जीरो होगा। दूसरा बोल, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट कंसिडरेशन तीसरा व्यक्ति दे रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कंसिडरेशन मिलना चाहिए। कंसिडरेशन को सेक्शन 2D डिफाइन करता है, ठीक है, बोलता है समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 25 आपको बताया, सेक्शन 25 में क्या बोला गया है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, है ना। सेक्शन 25 इसके साथ जोड़ देते हैं, सेक्शन 25 इसमें बोला गया है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, या फिर जीरो, वाइड, वाइड नहीं वाइड। एंड कोई भी एग्रीमेंट जो अगर इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है वह जीरो होगा, सेक्शन 25 बोल दिया गया। अब इसमें क्या है कि तुम्हारा सेक्शन 25(1), सेक्शन 25(1) क्या बोलता है, इस पे चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, सेक्शन 25(a) का जो मुख्य उद्देश्य है वो जुड़ा है एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन। इसमें क्या बोला गया है कि जो तुम्हारा ऑफर किसी ने दिया, एक व्यक्ति ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कंसिडरेशन नहीं हुई है, कुछ दोनों को नहीं मिला है, प्रतिफल दोनों के बीच नहीं, सिर्फ एक बंदे को आया है, तब भी वह कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो बोला गया है सेक्शन 25(1) में। वह क्या डील है आओ बताते हैं आपको। सेक्शन 25 में बोला गया है नेचर, लव एंड ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन प्यार मोहब्बत में दी हुई चीज़ें। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति ए है, सेक्शन 25(a) की डील है, ए ने बी, ए क्या है, ए है बॉय या फिर सी है गर्ल। अब यहाँ पर बॉय बॉय कर लो चाहे गर्ल गर्ल कर लो, उससे जेंडर से कोई फर्क नहीं है, हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं जेंडर का सहारा लेके, जिससे आप बेहतर समझें। सेक्शन 25 से बोलता है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, उसने उसको एक गिफ्ट दिया, क्या दिया, गिफ्ट, और लड़के ने लड़की को गिफ्ट दिया, लड़की ने लड़के को कुछ नहीं दिया। और लड़के ने लड़की को गिफ्ट दिया है तो किस उद्देश्य से दिया है, वो लड़की से क्या चाहता था, है ना, इसीलिए लड़के को गिफ्ट दिया है। अगर उस चीज़ की लड़के को प्राप्ति नहीं हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इन्हें नेचर ऑफ लव अफेक्शन में दिया है इनको, ठीक है। अब ये बंदा इससे वापस नहीं ले सकता गिफ्ट, ठीक है, जो गिफ्ट दे दिया है लड़की को वापस नहीं ले सकता, भले ही इन लड़के को इसके बदले कुछ प्राप्त ना हुआ हो, कोई कंसिडरेशन ना मिली हो। ये बोलता है सेक्शन 25(a). इसी का दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं आपको एक बार। दूसरा उदाहरण क्या है ना, जैसे एक बंदा, मैं अमन मिश्रा हूँ, आप सब लोग हमारे वीडियो पे लाइव चल रहे हैं और देख रहे हैं हमारा वीडियो। अब मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ठीक है, अब उसके बदले आप हमें कुछ नहीं दे रहे। जब क्या हुआ, हमारे गुरु और शिक्षक के बीच में क्या है, लव अफेक्शन है,
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना वो वैलिड होगा। इसमें यही बोल दिया गया है 25 सब सेक्शन 1 में कि बिना कंसीडरेशन के भी जो तुम्हारा एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा सेक्शन 25(2) सेक्शन 25(2) क्या बोलता है? सर यहाँ लिख नहीं रहे हैं, सेक्शन बता रहे हैं और उसके उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने कॉपी पे नोट करते रहना, सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इसका एक केस भी था, अब इसका केस डिस्कस करते हैं। राजलखा, इसका केस था राजलखा देवी वर्सेस भूतनाथ। ये केस बड़ा लैंडमार्क केस है, इसको आप परीक्षा में जरूर लिखेंगे। अब क्या हुआ, राजलखा देवी जो थी भूतनाथ से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि भाई भूतनाथ राजलखा देवी से बोलता है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं आपके साथ नहीं रहना देता हूँ, इसके बदले जो कुछ आपको पैसा ज़मीन और जो कुछ चाहिए वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, कुछ दिन ये अपना लिखित रिटर्न में ले लेते हैं, इनके बीच में रिटर्न में एक लिखित हो जाता है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि ठीक है मैं आज से आपके साथ नहीं रहूँगी, तलाक दे रही हूँ, आप मुझे ज़मीन पैसा दोगे। तो ये सब अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद यह भूतनाथ लखा देवी को कुछ भी नहीं देता, तो लखा देवी कोर्ट फाइल करती हैं भूतनाथ के अगेंस्ट कि भाई इन्होंने मेरे साथ रिटर्न में लिखित में एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया था कि भाई मुझे तलाक दे दो, उसके बाद हम आपको ज़मीन पैसा जो कुछ होगा वो सब मुआवजे में देंगे। तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया सेक्शन 25(1) के रूल्स एंड रेगुलेशन से कि भाई जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है उसमें लव तो है ही नहीं, ये भूतनाथ जी तो आपसे छुटकारा चाहते थे, लव अफेक्शन है ही नहीं, इसीलिए जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बना है ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, क्योंकि सेक्शन 25 से यही बोलता है जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लव अफेक्शन में हो तभी वैलिड होगा। अब फुल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो 25 सब सेक्शन 1 को छोड़ के बाकी के जो नियम हैं उनमें बोलता है कंसीडरेशन जरूरी है, तो भूतनाथ इनको प्रॉपर्टी देगा, ये भूतनाथ को क्या दे रही है, इसमें कोई वही नहीं, कंसीडरेशन नहीं मैच कर रहा, इसीलिए राजलखा देवी यह केस हार गई थी। आपको समझ में आया? ये केस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर लिखना। सब सेक्शन 25 से समझ में आ गया है, तो उसके बाद एक केस राजलखा देवी वर्सेस भूतनाथ। ठीक है, ये केस जरूर लिखना, और ये केस डिपेंड था तलाक पे, ठीक है, डाइवोर्स पे। ठीक है, ये केस डाइवोर्स पे डिपेंड था। अब दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बोलता है इसका, ठीक है, अब इसमें है सेक्शन 25(2). सेक्शन 25(2) में ये बोला गया है कि मैंने किसी के लिए काम किया। अब मानो कि एक व्यक्ति है, इसको मैंने पास्ट में हमने इसकी जान बचाई थी, पास्ट में इसकी जान बचाई, और इसने उसी पास्ट की जो प्रतिक्रिया थी जान बचाने की, उसके बदले में इसने मुझे 5,000 रुपये देने का वादा किया था, तो मैंने नहीं लिया था, और आगे जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब मैं इससे वो 5,000 रुपये मांगूंगा। ठीक है, तब यहाँ पर वो बन जाता है कि इसने मुझको लिखित में भी दे दिया कि मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा। ठीक है, और अगर ये अपने वादे से मुकरता है, पास्ट में किया हुआ वादा, मैंने इसकी जान बचाई, इसने 5,000 रुपये देने का वादा किया और बाद में नहीं देता है, रिटर्न में दे रखा है लिखित में, तब इसको देना पड़ेगा। सब सेक्शन 25(2) का जो रूल्स है यही है। मैं किसी से वादा कर रहा हूँ और उसने 5,000 रुपये नहीं दिए, तो ये रूल्स यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, तो सब सेक्शन 25(2) यही बोलता है। ठीक है, फिर आपको समझ में, एक व्यक्ति था जिसकी हमने जान बचाई, उसने मुझसे खुश होकर 5,000 रुपये देने का वादा किया, और वह 5,000 रुपये मुझे अब नहीं दे रहा है, और उसने रिटर्न में दे रखा है, तो मैं कोर्ट में जाकर केस फाइल करूंगा, तो वो 5,000 रुपये उसे देना पड़ेगा। ये बोलता है सब सेक्शन 25(2). ठीक है, अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। आपको 2 सेक्शन समझ में आ गए
है ना। और सेक्शन 7 में 2D और 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं ए बी को पैसा देता है, बी ने बोल दिया कि मैं 2023 में आपको रुपए दूंगा, ठीक है। एक व्यक्ति है बी को पैसा देता है और बी ने बोला कि 2023 में, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट पॉइंट से ये 1 है, ये 2 है, ये तीनों लिखने हैं एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 25 के अंतर्गत, ठीक है। एक व्यक्ति ए है, दूसरा बी है। इसने बोल दिया, ए ने बी को रुपए दिए थे उधार और बी ने बोला कि 2030 में लौटा दूंगा। इसने 2023 में पैसे नहीं लौटाए, पैसे नहीं लौटाए, तो ए 3 साल के अंदर केस कर सकता है। ए 3 साल के अंदर केस कर सकता है। और जब ए केस करने जा रहा था तो बी आया, बी ने बोला भाई केस मत करो, मैं आपको पैसे 1 महीने बाद वापिस कर दूंगा, है ना। बी ने बोला कि भाई 1 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा। अब ए का समय जो 3 साल था कि 3 साल के अंदर लॉ के मुताबिक कोई व्यक्ति केस कर सकता है, 3 साल के बाद केस नहीं कर सकता, है ना। जैसे मैं अमन मिश्रा हूँ, आप लोगों को मैं पैसा देता हूँ, ठीक है। आपने वादा किया कि 2023 में लौटा दूंगा पैसा और 2023 में पैसा नहीं लौटाते हो तो मैं आप पर केस कर सकता हूँ। कब तक? क्योंकि आपने 2023 में पैसा लौटाने का वादा किया था, तो 2026 तक मैं केस फाइल कर सकता हूँ। बाद में आपने बीच में आके बोल दिया कि भाई मैं पैसा लौटा दूंगा 1 महीने का समय, तो तब तक वह 3 साल का पीरियड निकल गया, लेकिन आपने ये बोल दिया कि मैं पैसा लौटा दूंगा 1 महीने बाद। उसके बाद जो आप वर्ड बोलते हो वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो 25 सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। तब यहाँ पर बी वाला बोलता है कि भाई जज साहब इसने मुझ पे केस कर दिया और केस करने का जो समय था वो 3 साल ही रहता है, और इसने उस समय के निकलने के बाद केस किया है तो यह केस वैलिड ही नहीं है। तब जज ने बोला कि सब सेक्शन 25(3) यही बोलता है कि समय तो उसका वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके बाद आपने क्यों बोल दिया कि 1 महीने बाद पैसा लौटा दूंगा। इस पॉइंट पर जज ने उसे धर लिया और इस पॉइंट के बेस पर उसको पैसे वापस करने पड़े, है ना। कोर्ट ने ऐसा केस सुनाया वहाँ पे। तो सब सेक्शन 25(3) ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको 25(1), 25(2), 25(3), 25 और सेक्शन 2D जो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है, और 25 सेक्शन में बोल दिया गया एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट हैं वो वाइड होंगे, लेकिन 1, 2, 3 के जो रूल्स हैं 25 सेक्शन के वो इनको वैलिड करते हैं। इस मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।